लास्ट लेक्चर में हम स्टडी कर रहे थे स्पेक्ट्रम के बारे में। अब हमने स्पेक्ट्रम स्टडी कर लिया था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम स्टडी करा था, फिर हमने लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम स्टडी करा था, और फिर हमने बाद में किस चीज़ की बात की थी, हमने बात की थी लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारा रदरफोर्ड मॉडल तो फेल हो गया था। तो उसके बाद कौन आए, हमारे एक साइंटिस्ट आए नील्स बोर। तो बोर ने कुछ स्टडी करके अपनी अलग, उन्होंने क्या करा, उन्होंने हाइड्रोजन पर स्टडी करी। उन्होंने जो भी डिस्कवरी थी, जो भी स्टडी करी, वो हाइड्रोजन पे करी। और उन्होंने जो मॉडल दिया था, एटॉमिक मॉडल जो दिया था, वो हाइड्रोजन के लिए उन्होंने एटॉमिक मॉडल प्रपोज करा। तो अब हम देखने वाले हैं बोर्स के पोस्टुलेट्स कि उन्होंने क्या क्या बताया था हमें कि एटॉमिक मॉडल कैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट बोर्ड ने बोला था कि जैसे कि उन्होंने क्या करा था, बोर्स ने रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी, जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करा था। फर्स्ट पॉइंट ऐसे हम देख रहे हैं, उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। उन्होंने रदरफोर्ड ने क्या बोला था हमें कि सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होगा। बट रदरफोर्ड ने क्या बोला कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं पे भी हो सकता है। वो इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा और वो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है। बट बोर ने क्या बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, अगर ये सपोज हमारा न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड पाथ में ही रिवॉल्व करेगा इसके अराउंड। क्या बोला उन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन है मेरा न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स पाथ में ही मूव करेगा। और ये जो पाथ है, इसको उन्होंने बोला कि इसका नाम है ऑर्बिट। इन्होंने बोर ने इस फिक्स पाथ को बोला ऑर्बिट। तो उन्होंने बोला जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरा एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा। और ऑर्बिट के बारे में उन्होंने क्या बताया हमें कि ऑर्बिट का रेडियस और ऑर्बिट की एनर्जी, हर ऑर्बिट का रेडियस और उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहेगी। सपोज ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिट है, फिर ये मेरा सेकंड ऑर्बिट है, तो हर ऑर्बिट की जो रेडियस है, न्यूक्लियस को सेंटर मानते हुए हर ऑर्बिट की जो रेडियस है और हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड रहेगी। फिर सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। क्योंकि ये जो ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी और इसका रेडियस फिक्स्ड था, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा उसकी एनर्जी भी उन्होंने बोला उसकी एनर्जी भी फिक्स्ड होगी, उस इलेक्ट्रॉन की जो इस ऑर्बिट में घूम रहा होगा। बट उन्होंने क्या बोला, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो फिक्स्ड होगी जब ये इस ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा, बट क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन या तो एनर्जी गेन करके किसी और हायर ऑर्बिट में जा सकता है। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हायर ऑर्बिट में जा सकता है कि सपोज ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिट था, ये सेकंड और ये थर्ड ऑर्बिट था। तो उन्होंने बोला इसकी जब ये घूम रहा होगा इस ऑर्बिट में, तो इसकी एनर्जी फिक्स्ड होगी। बट क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी को गेन कर ले। जब ये एनर्जी गेन कर लेगा तो इसकी एनर्जी इस ऑर्बिट की एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी। तो क्या होगा, ये इस ऑर्बिट से निकल के उस ऑर्बिट में चल जाएगा जितनी इसके पास एनर्जी होगी। कि सपोज उन्होंने क्या कहा, सपोज इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की और एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में चला जाएगा। या उन्होंने क्या बोला, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सपोज मेरा कोई इलेक्ट्रॉन है, मैंने ये लिया कि सपोज मेरा कोई इलेक्ट्रॉन, ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड और ये न्यूक्लियस। तो उन्होंने बोला कि सपोज मेरा कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में भी रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी एमिट कर दी या लूज कर दी। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी एमिट कर दी। तो क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी एमिट कर देगा तो ये हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट वाली ऑर्बिट में आ जाएगा। ये उस ऑर्बिट में आ जाएगा जिस ऑर्बिट की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से मैच करेगी आफ्टर द एमिशन। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला, थर्ड पॉइंट कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड। क्या होगा, जब मैंने आपको ये दो केसेस बताए कि या तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन कर सकता है या एनर्जी एमिट करेगा। एनर्जी गेन या जो भी बोलो एब्जॉर्ब बोल सकते हैं।
अगर इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, अगर ये एनर्जी एमिट करेगा तो ये हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। बोर ने क्या बोला कि इन ऑर्बिट्स को हम क्या बोल सकते हैं, और बोर ने क्या दूसरा नाम दिया, स्टेशनरी स्टेट्स। अब स्टेशनरी स्टेट्स की बोला क्योंकि इनका रेडिएशन एनर्जी फिक्स्ड थी, इसलिए बोर ने बोला कि हम इन ऑर्बिट्स को और क्या बोल सकते हैं, स्टेशनरी स्टेट्स। तो आप देख सकते हैं जहां पे भी टर्म्स यूज हो रहे हैं हर जगह स्टेशनरी स्टेट लिखा है मैंने। तो उन्होंने थर्ड पॉइंट क्या बोला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड इज गिवन बाय दिस फार्मूला, कि ये जो इस इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी गेन की होगी, कोई रेडिएशन ही होगी जिससे एनर्जी ली होगी, मतलब किसी फ्रीक्वेंसी की या किसी वेवलेंथ की कोई रेडिएशन होगी जो उसने एब्जॉर्ब की होगी, जिसकी वजह से वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में गया होगा। तो बोर ने बोला कि हम उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? कि अगर मुझे सपोज हमने ये ट्रांजिशन देखी, हम ये ट्रांजिशन लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फर्स्ट ऑर्बिट में है अभी, और ये यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और थर्ड ऑर्बिट में जा रहा है। तो उन्होंने क्या बोला, अभी आगे हम देखेंगे, बोर ने बहुत सारी कैलकुलेशंस करके हमें ये एक फॉर्मूला भी दिया था जिससे हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं हर ऑर्बिट की। तो बोर ने क्या बोला कि अगर मेरे को पता है कि थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, मेरे को पता है फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, और मेरे को ये भी पता है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करके फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट में गया है, तो अब वो जो फ्रीक्वेंसी, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करी होगी वो हम कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, प्लैंक इक्वेशन E is equal to h nu। तो उन्होंने वही करा, उन्होंने क्या लिया, डिफरेंस इन एनर्जी लिया। क्या लिया? डिफरेंस इन एनर्जी। डिफरेंस इन एनर्जी क्यों लिया? कि इतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए थी, जो इन दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए थी अप टू चेंज इट्स ऑर्बिट। तो उन्होंने क्या करा, इन दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस लिया, E2 माइनस E1, की E2 इज द एनर्जी ऑफ that state या that stationary state in which the electron jumps। अब ये E2 थर्ड ऑर्बिट भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट भी। कैसे? ये E2 थर्ड ऑर्बिट कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड में गया, और E2 फर्स्ट ऑर्बिट कब हो सकता है, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट में आया। तो E2 हुई हमारी फाइनल जो हमारी स्टेशनरी स्टेट है उसकी एनर्जी, माइनस इनिशियल वाली स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी। तो ये मेरे पास आ गया डेल्टा E। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या था मैक्स प्लैंक इक्वेशन से, E is equal to h nu। तो क्या करा उन्होंने, बस फ्रीक्वेंसी निकालनी थी उस रेडिएशन की, तो उन्होंने डेल्टा E अपॉन h कर दिया, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। तो इस पार्ट से मेरे को क्या पता लग जाएगा, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पता लग जाएगी जो इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करी होगी और जिसकी वजह से ये जंप करा फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट में। अब ये जो एक्सप्रेशन है पूरा, न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन h एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा E बाय h, इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला उन्होंने, बोर ने, नेक्स्ट पॉइंट वाज रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम। तो अब हम पहले ये समझेंगे कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। आई होप सबको पता है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम को हम ऐसे P से डिनोट करते थे, और क्या होता था ये, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आई होप सबको पता है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है इसका फॉर्मूला फिजिक्स में, कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब सिमिलरली वैसे ही क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, L। एंगुलर मोमेंटम कैसे डिनोट करते हैं, L से। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारा, एंगुलर मोमेंटम कब प्ले में आता है, जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही हो या कोई बॉडी रोटेट कर रही हो, मतलब सर्कुलर पाथ होना चाहिए, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम प्ले में आता है। तो या हम कहते हैं कि सर्कुलर होना भी जरूरी नहीं, कि स्ट्रेट लाइन के अलावा और किसी भी अगर पाथ में वो चल रही है, पैराबोला कुछ भी हो सकता है, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम कम्स इन प्ले। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड
एंगुलर वेलोसिटी। ज्यादा डीप में आप लोगों भी हम फिजिक्स में पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में, जितना हमें जरूरी है अभी हम उतना स्टडी करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr²। और जो मेरी एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा फॉर्मूला होता था, हम लिखते थे v/r, दैट इज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। v मींस लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा मींस एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां से इस एक्सप्रेशन को यूज कर लेंगे हम यहाँ पर v/r। तो r से यहां से एक r कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला? mvr। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr। अब बोर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं, ऐसा नहीं है जैसा रदरफोर्ड ने बोला था कि ये मेरा न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो बोर ने बोला ऐसा नहीं है कि आप हर जगह ऐसी इतनी पास में ऑर्बिट बना दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में मिलेगा जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा इस टर्म का, h/2π का। क्या बोला बोर ने? दोबारा समझते हैं। बोर ने बोला कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस एक्सप्रेशन h/2π। दोबारा सुनते हैं कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो उन्होंने क्या एक्सप्रेशन दिया? उन्होंने कहा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि me क्यों लिख रहे हैं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मेरा ऑर्बिट में। mevr इज इक्वल टू nh/2π। जब भी मेरी ये कंडीशन सैटिस्फाई, और इसमें n जो है वो मेरा होल नंबर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए? 1 2 3 ऐसे इनफिनिट, बट होल नंबर होना चाहिए। तो उन्होंने बोला जब भी मेरी ये कंडीशन सैटिस्फाई हो रही होगी, जो भी ऑर्बिट मेरी इस कंडीशन को सैटिस्फाई करेगा उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। अगर ये कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हुई तो वो ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि ये जो n है हमारा, ये जो n यहाँ पे आया हमारा, n मतलब कि वो ऑर्बिट की बात कर रहे हैं हम, उस ऑर्बिट की जिसका हमें पता लगाना है कि वो ऑर्बिट एग्जिस्ट करता है नहीं। कि सपोज मैंने बोला कि n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट। मैं उसको ऑर्बिट बोलूँ, स्टेशनरी स्टेट एक ही बात है। तो उन्होंने कहा n इज इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 2 यानी कि सेकंड ऑर्बिट। तो उन्होंने बोला ऐसे करके ये जो n है यहाँ पे, इसको उन्होंने एक नाम दे दिया, क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उन्होंने क्या बोला कि n जो मेरा ऑर्बिट वाला नंबर है, कि कौन सा ऑर्बिट है, n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 2 सेकंड ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 3 थर्ड ऑर्बिट। तो ऐसे करके उन्होंने बोला इस n को उन्होंने एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद बोर ने क्या करा? बोर ने बहुत सारी कैलकुलेशंस की, बोर ने कैलकुलेशंस करी। और या वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि बोर ने जो भी स्टडी की थी, ये सारी स्टडी बोर ने हाइड्रोजन एटम पर की थी, और किसी एटम पर नहीं की थी। बोर ने ये पूरी स्टडी हाइड्रोजन एटम पर की थी। तो बोर ने क्या करा? बोर ने बहुत सारी कैलकुलेशंस करी, उन्होंने बहुत कुछ, मतलब डिस्कवरीज तो बहुत सारी की थी। उन्होंने कैलकुलेशंस के थ्रू हमें क्या बताया कि हम जो ऑर्बिट उन्होंने जो डिफाइन करा था जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, उन्होंने कहा कि हम उस ऑर्बिट का एग्जैक्ट मतलब कैलकुलेशन से एग्जैक्ट रेडियस भी बता सकते हैं, उस ऑर्बिट की एनर्जी भी बता सकते हैं। तो उन्होंने हमें फॉर्मूले दिए दो हर ऑर्बिट की रेडियस और एनर्जी निकालने के लिए। कि सपोज मेरे को सेकंड ऑर्बिट की निकालनी है रेडियस, थर्ड ऑर्बिट की निकालनी है, फोर्थ ऑर्बिट की, किसी भी ऑर्बिट की रेडियस और एनर्जी हम निकाल सकते हैं। उन्होंने ऐसे दो हमको फॉर्मूले दिए। वो फॉर्मूले क्या थे? रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट आर गिवन बाय दिस फॉर्मूला। Rn means radius of nth orbit, where n is the number of that orbit जिसकी हम
रेडियस निकाल रहे हैं। कि सपोज अगर मेरे को फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है तो मेरा n क्या हो जाएगा 1, तो हम कैसे लिखेंगे r1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, और ये उन्होंने एक कांस्टेंट दिया a0 जिसकी उन्होंने वैल्यू भी बता दी। उन्होंने कांस्टेंट क्या दिया a0 और उसकी वैल्यू क्या बताई 52.9 pm क्या बताया था फर्स्ट चैप्टर में पिकोमीटर। उन्होंने क्या दिया a0 की वैल्यू 52.9 पिकोमीटर। तो सपोज मेरे को फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है तो वो ऐसे निकलेगी, n को मैंने 1 रख दिया तो क्या होगा r1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इंटू 52.9 पिकोमीटर। यानी कि उन्होंने बोला कि जो मेरी फर्स्ट ऑर्बिट होगा, एंड फर्स्ट ऑर्बिट को हम और क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। वो भी हम आगे देखेंगे कि क्यों बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो उन्होंने बोला कि जो मेरा ग्राउंड स्टेट है या फर्स्ट ऑर्बिट है उसका रेडियस कितना होगा 52.9 पिकोमीटर। फिर उन्होंने ऐसे ही एक फॉर्मूला दिया एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला दिया En इज इक्वल टू माइनस RH इंटू 1/n²। En energy of nth orbit and n is the number of that orbit for which we are finding the energy। तो ये फॉर्मूला दिया उन्होंने। साथ साथ उन्होंने इस कांस्टेंट की भी वैल्यू दे दी RH की। RH को क्या कहा उन्होंने, RH इज द राइडरबर्ग्स कांस्टेंट। आपको याद होगा राइडरबर्ग्स कांस्टेंट हमने अभी लास्ट लेक्चर में जब हम लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा था। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे वैल्यू अलग कैसे आ रही है। वो जो वैल्यू दी थी हमने उसकी यूनिट क्या थी सेंटीमीटर की पावर -1, इट वाज पर सेंटीमीटर, वो पर सेंटीमीटर वाली वैल्यू थी। ये वैल्यू जो है वो ये जूल्स में है। राइडरबर्ग्स कांस्टेंट की हमने क्या वैल्यू बताई 2.18 into 10 raised to the power -18 joules। तो ये उन्होंने फॉर्मूला दे दिया टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट। उसके बाद उन्होंने हमें कैलकुलेट करके दिखाया। उन्होंने बोला कि अगर मैं ग्राउंड स्टेट यानी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालूं तो वो कैसे निकलेगी, n को 1 रख के, तो एनर्जी क्या हो जाएगी मेरी -2.18 into 10 raised to the power -18 joules। अब मेरी दूसरी पॉइंट क्या आता है यहाँ पे कि ये माइनस क्यों आ रहा है एनर्जी में। एनर्जी मेरी जो है वो नेगेटिव क्यों आ रही है। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस प्ले कर रहा है। नेगेटिव साइन हमको बता रहा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, ये जो हम एनर्जी निकाल रहे हैं ऑर्बिट की, क्योंकि ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि इनडायरेक्टली हम क्या बोल रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन की जो उस ऑर्बिट में है। हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि हम उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल रहे हैं। तो ये हमको माइनस साइन क्या बता रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, जो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर बाउंडेड है उसकी एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन से कम है। अब देखिए जिसके पास ज्यादा एनर्जी होती है यानी कि ज्यादा एक्साइटमेंट, जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी वो क्या करेगा, वो हर जो भी एलिमेंट है, जो भी एटम है, हर एलिमेंट अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है। कम एनर्जी मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है, कम एनर्जी मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी। तो नेगेटिव तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मेरा है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो फ्री है, वो भी किसी के भी साथ बाउंड कर सकता है। बाउंड करने के बाद उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो नेगेटिव साइन क्या डिपिक्ट करता है कि जो मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन है और जो मेरा इलेक्ट्रॉन बाउंडेड इन द एटम है, सपोज ये मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा एटम में बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, तो उन्होंने बोला कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि जो मेरा एटम के अंदर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन से कम है। अब एनर्जी इसकी कम है बाउंडेड वाले इलेक्ट्रॉन की फ्री इलेक्ट्रॉन से, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि मैंने आपको बताया जिसकी एनर्जी कम वो ज्यादा स्टेबल। तो नेगेटिव साइन हमारा क्या डिपिक्ट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरा एटम के अंदर बाउंडेड है और उसकी एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन से कम है। अब हम क्या देखेंगे, अगर हम n को अगर हमें ये बताना है कि जो है मेरी एनर्जी जो है ऑर्बिट की या इलेक्ट्रॉन की वो जीरो कब होगी, मेरे को ये बताना है कि En जीरो कब होगा। तो हम निकाल सकते हैं En को जीरो पुट कर दें। मेरे को ये बताना है कि कौन से ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या ऑर्बिट की एनर्जी जीरो होगी। En को हमने जीरो पुट कर दिया, फॉर्मूला लगाया -RH इंटू 1/n²। अब हमने देखा RH तो एक कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू तो जीरो हो नहीं सकती, तो इसको हटा दिया।
मेरे पास क्या बचा, आर एच को हटाकर, आर एच की वैल्यू तो जीरो हो नहीं सकती, यानी कि 1/n² की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। मेरे को पता है 1/infinity क्या होता है, जीरो, तो यानी कि जो मेरा n है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, यानी कि मेरी एनर्जी जो है वो कब जीरो होगी, जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। इनफाइनाइट ऑर्बिट का मतलब तो यही है ना, इनफाइनाइट मतलब हम गिन ही नहीं सकते, तो इनफाइनाइट को हम क्या मान रहे हैं कि मेरी जो ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो कब जीरो होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कब जीरो होगी, जब इलेक्ट्रॉन एटम की, न्यूक्लियस की इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन एटम से फ्री हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जब, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। उसके बाद हमने क्या देखा, बोर ने बोला, तो बोर ने हमें ग्राउंड स्टेट की यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी बताई कितनी, -2.18 इंटू 10⁻18 जूल्स। अब उन्होंने बोला कि ऐसा भी पॉसिबल है कि हम उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल लें। हमने क्या बोला था, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो बोर ने बोला कि हम उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, बट कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला मतलब हमारी बुक में नहीं गिवन है, तो हम उसको स्टडी नहीं करेंगे। एग्जैक्ट फॉर्मूला जो है वेलोसिटी निकालने का, उन्होंने हमारी बुक में, हम अपनी बुक के हिसाब से चलते हैं एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में हमें से दो रिलेशंस गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किन किन दो चीजों पे डिपेंड कर रही है और कैसे वेरी कर रही है। तो क्या गिवन है कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, अब मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्यों बोला मैंने, क्योंकि सर्कुलर पाथ में घूम रही है, यानी कि अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट भी होगी तो वेलोसिटी हर बार चेंज हो रही होगी, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड। तो हमें क्या रिलेशन गिवन है कि स्पीड कब इंक्रीज होगी, अगर हम पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीज कर दें, यानी कि हम एटम में से इलेक्ट्रॉन, सपोज अगर मेरा लिथियम है, लिथियम के जो न्यूक्लियस है उसमें जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो मेरी स्पीड इंक्रीज करेगी अगर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे ज्यादा है, और स्पीड डिक्रीज करेगी अगर n की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि जैसे जैसे हम दूर चले जाते जाएंगे, वैसे वैसे जैसे जैसे दूर वाले ऑर्बिट पे जाएंगे वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऑर्बिट के अंदर कम होती रहेगी। सो दैट्स ऑल।